we have to start off with experiment to calculate the specific latent heat of fusion and the specific latent heat of. ठीक है, एक बात प्लीज याद रखना कि जो latent heat of fusion or latent heat of vaporization, from O levels you know that these are constant temperature phenomena. ठीक है, जो latent heat of fusion है वो basically melting के दौरान हो रहा होता है, और जो latent heat of vaporization है वो boiling के दौरान हो रहा होता है. Melting and boiling are both constant temperature phenomena. ठीक है, तो लेट्स से आपको एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करने का बोल दिया यार. you have an experimental setup like this, battery connected to a switch which is then connected to a heater. ठीक है, मेरे पास कोनिकल फ्लास्क में आइस, प्योर आइस है. द रीजन वाई प्योर मेल्टिंग आइस है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहे 0 डिग्री सेल्सियस. impurities will cause the melting point to decrease and boiling point to increase. ठीक है, अच्छा मैं हीट ऑफ करूंगा 10 मिनट्स के लिए and I realized that 0.2 kg of water was obtained. ठीक है, मैंने सिंपली अप्लाई कर दिया Q इक्वल्स टू mLF. मेरे पास एनर्जी चेंज जो आया जूल मीटर पे वो 18,000 आया. मास ये रहा, मैंने वर्क ऑफ किया 90,000 जूल पर केजी एलएफ की वैल्यू. एक बात याद रखना यार, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हम एक चीज अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज दैट रूम टेम्परेचर लेट्स से तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस पता है, लेट्स से फॉर अ मिनट. वो भी तो एटमॉस्फेयर भी तो हेल्प कर रहा होगा अपना टेम्परेचर प्रोवाइड करने में. एटमॉस्फेयर की हेल्प से भी तो आपका आइस मेल्ट हो रही होगी. डोंट यू थिंक दैट एड्स ऑफ एज एन एरर. यही बात यहाँ लिख दी है मैंने कि हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग which was at 30 degrees Celsius room temperature, and since it was not considered, our answer was understated. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से कंपैरेटिवली छोटी वैल्यू ही आ रही होगी. तो बेसिकली लेट्स से टू इरेडिकेट दिस, जो हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स है, लेट्स से यू हैव 2000. ठीक है, फॉर अ मिनट आप सोच लो कि ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड थी. हीटर से ये वैल्यू आई तो टोटल एनर्जी आपकी 20,000 हो गई. अब आप एलएफ की वैल्यू अगर देखो तो कंपैरेटिवली फर्क ये आ रहा, 10,000 कम वैल्यू इनिशियली आप बता रहे थे. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यार, हाउ कैन दिस एरर बी एलिमिनेटेड. अच्छा, आप क्या कर सकते हो यार, सिंपली लेट्स से तुमने ये एक्सपेरिमेंट में पहले आइस को मेल्ट किया, लेट्स से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तुमने अकोमोडेट किया. ठीक है, एक मास आई m1 मैंने कह दिया उसको. अगेन मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं और m2 मास इस वक्त मेरा आया. m1 and m2 can be any specific values. So just to eliminate that part, मैंने जो है वो कंपैरेटिवली इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर दिया. m2 माइनस m1 बेसिकली तुम्हारा जो हीट लॉस फ्रॉम सराउंडिंग फैक्टर है उसको इरेडिकेट कर देता है. The reason being that both of them are for the same time duration. ठीक है, and this is for a fair experiment. Let's say for a minute मेरा heater is switched off, 12 gram of ice melts in 10 minutes. Heater is then switched on, तो मेरे पास 85 gram of ice melt की in 5 minutes. ठीक है, इनिशियली आपने हीटर के बगैर किया था, फिर आपने हीटर के साथ मास की वैल्यू निकाल ली थी. ठीक है, given that the energy supplied by the heater in 5 minutes is 25,000 joules, calculate LF. What you simply do is कि remember the fact that melting depends on the temperature of the substance and the temperature of the surroundings. सही है, तो टाइम जो हो जाएगा यार उसको तुमने कांस्टेंट रखना है. let's say for a minute कि अगर तुम्हारे पास यार ये वैल्यू 85 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट कर रही थी 5 मिनट्स में. अपना टाइम को सिमिलर करने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये इट इज सिमिलर टू सेइंग दैट
170 ग्राम ऑफ आइस मेल्टेड इन 10 मिनट्स, प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, या वाइस वर्सा कर लो, इसको तुम 5 मिनट्स, क्योंकि नीचे वाली दोनों वैल्यूज 5 मिनट्स पर हैं, तो इसको तुम 5 मिनट्स पे कर दो, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी हाफ हो जाएगी। ठीक है यार, तो melting of the temperature of the substance and the temperature of the surroundings therefore change the time of control experiment and not the original one with the heater। ठीक है, तो मैंने सिंपली इसको कंपैरेटिवली कम कर दिया। ठीक है, वर्किंग तुम्हारी ये हो जाएगी यार, इनिशियली तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है, देखो 25,000 जूल आ रही है, तुमने एनर्जी की ये वैल्यू इंसर्ट कर दी। m1 माइनस m2, तुम्हारे पास एक मास जो था वो तुम्हारे पास एक मास आ रहा था 85 ग्राम। ठीक है, दूसरा मास तुम्हारे पास 6 ग्राम आ रहा था, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ग्राम्स को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया है, तो मेरे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। सिमिलरली तुमने ये एल एफ निकाल लिया। अब एल वी में एक बात समझ लो, मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से रख दिया है। अगेन बैटरी इज कनेक्टेड टू अ स्विच विच इज कनेक्टेड टू अ हीटर। हीटर में यू हैव वाटर जिसको मैं बॉयल ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है यार, तो लेट्स से मैंने अपना स्विच क्लोज किया, तो जूल मीटर जो था वो 30,000 दे रहा था, जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा एक बात याद रखना, जैसे ही तुम हीट ऑफ कर रहे होगे, ठीक है, तुम्हारी 30,000 जूल ऑफ एनर्जी थी और तुम्हारा बैलेंस पे रीडिंग आ रही थी यार कुछ 0.15 kg। तो मैंने यहाँ से एलवी की वैल्यू निकाल ली। एक बात याद रखना, जब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, देयर इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स, राइट? ये चीज एक्ट्स एज योर एरर। ठीक है, बिकॉज इनिशियली जब वाटर मैंने रखा हुआ था दैट वाज एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं वाटर को हीट करने जा रहा हूँ, तो पहले तो उसको एटमॉस्फेयर से फाइट करना पड़ेगा, राइट? 30 से 100 तक ले जाने के लिए एटमॉस्फेयर को फाइट करना है, मतलब टेम्परेचर राइज है। एंड देन देयर इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स एज वेल, राइट? ये वाला जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा ओवरस्टेटेड आंसर होता है कंपैरेटिवली, बिकॉज तुम्हारा हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स भी हो रही है, तो a large chunk of heat that you're providing is being lost to the surrounding as well, right? तो एक्चुअली आप क्या करते हो, आप इसको वो जो हीट लॉस फैक्टर है, जो एनर्जी लॉस फैक्टर है, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ओरिजिनल वैल्यू से। 30,000 जो आपको जूल मीटर दे रहा था, उसको आपने 5,000 से सब्ट्रैक्ट किया, अब आप एलवी की वैल्यू निकाल रहे हो। तो एलवी की वैल्यू देखो कंपैरेटिवली 1.7 into 10 to the power of 5 जूल पर केजी आई, right? So heat is lost into the surroundings and it was not considered, therefore our answer was overstated। कि ये जो तुम्हारा एलवी वाली वैल्यू है, उसमें अगर तुम्हें एरर एलिमिनेट करना है, सही है, तो in this case water is boiled in both the arrangements for some time duration but using different power rating of the heater। ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास, तुमने ये इक्वेशन वर्क ऑफ कर ली थी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, राइट? या एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, राइट? सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, राइट? यहाँ पे जो Q है वो तुम्हारा एनर्जी गिवन है, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया P मल्टीप्लाइड बाय T से, राइट? पावर इनटू टाइम। क्लियर है? तो इनिशियल पावर, पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें मेरी पावर की जो रेटिंग आ रही थी, उससे मैंने एक वैल्यू ले ली, और उससे जो मास बॉयल ऑफ हुआ उसको मैंने ले लिया, राइट? फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट लिया, सही है, उसमें मैंने पावर की वैल्यू चेंज की, तो मास जो बॉयल ऑफ हुआ वो कंपैरेटिवली डिफरेंट आ रहा होगा, राइट? इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट अगर करूं, ठीक है, तो तुम्हारा K एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है,
तो फाइनल आंसर जो वर्क ऑफ हो रहा है एलवी का वो सिंपली क्या हो गया, P1 माइनस P2 अपॉन T इज इक्वल टू M1 माइनस M2, और एलवी इस तरीके से वर्क ऑफ हो सकता है. Now you need to note that this experiment is going on for the same time duration, so that the heat loss K remains constant. Why are you using two different power ratings? So that K can be eliminated from the equation. That's the only purpose of it. Right? Moving forward यार, let's say मेरे पास एक experiment था यार, उसमें मैंने एक पावर प्रोड्यूस की, एक पावर प्रोवाइड की, तो मेरे पास 10 ग्राम्स ऑफ स्टीम गया. फिर मैंने पावर चेंज की तो 43 ग्राम्स तक चला गया. राइट? यूज दिस वैल्यूज टू कैलकुलेट एलवी. यार एलवी सिंपली हमने वो फॉर्मूला जो वर्क ऑफ किया है P1 माइनस P2 टाइम्स T हो जाएगा. एक बात याद रखना यार, एक बात याद रखना कि तुम्हारा जो टाइम है वो मिनट्स में प्रोवाइडेड है, तो इसलिए मैं उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ by multiplying it by 60. राइट? whereas your mass is provided in grams, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ kg में, और यहाँ से मेरे पास एलवी की करेक्ट या एक्यूरेट वैल्यू आ गई. कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस. रेट ऑफ हीट लॉस या सिंपली मतलब कि जो हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स थी जो कि K थी अपॉन टाइम टेकन. तो पहले की जो एनी ऑफ द टू इक्वेशन जो आप फॉर्म कर चुके थे, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स से मैं एक्सपेरिमेंट 1 ले रहा था, तो मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, K की वैल्यू वर्क ऑफ की, K की जो भी वैल्यू थी बिकॉज टाइम वाज टेकन पर मिनट, तो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास रेट ऑफ हीट लॉस आ गया. नेक्स्ट जो बात आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये यार कि why specific latent heat of vaporization always greater than specific latent heat of fusion. यार याद रखना, पहले तो बहुत सिंपल सी बात है, फ्यूजन इज बेसिकली योर सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड. राइट? दैट सिंपली मींस कि तुम्हारे बॉन्ड्स वीकन हो रहे हैं. राइट? वेपराइजेशन इज बेसिकली कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस. राइट? मतलब कि तुम्हारे बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है? तो एक बात याद रखना है कि बॉन्ड्स वीकनिंग और बॉन्ड्स ब्रेकिंग में बहुत फर्क है. ठीक है? बॉन्ड ब्रेकिंग विल इन्वॉल्व अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू बॉन्ड वीकनिंग. एक तो बात ये हो गई. ठीक है? दूसरी बात जरा समझ लेना, दूसरी बात जरा आप ये समझ लेना यार कि जब आपका फ्यूजन हो रहा है, MLF जो है, मतलब कि आपका सॉलिड टू लिक्विड है जो मेल्टिंग हो रहा है. राइट? उसमें तुम्हारा सराउंडिंग टेम्परेचर भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि लेट्स से तुम्हारा रूम 30 डिग्री पर है और तुम आइस को हीट कर रहे हो, तो जो रूम का टेम्परेचर है वो भी आपकी हेल्प कर रहा होता है. लेट्स से तुमने टेम्परेचर प्रोवाइड ना किया होता आइस को, तो आइस तो वैसे भी मेल्ट कर जाती, बिकॉज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो आसपास है, जो कि रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, वो वैसे भी एक्ट कर रहा होता है आइस पर, and as a result it melts. Right? Whereas for vaporization you have to heat it off first towards 100 and then excessive amount of energy देनी पड़ती है ताकि आपके bonds break कर जाएं from liquid to gas. ये पूरी बात मैंने यहाँ समझा दी है यार कि LV की value will always be greater than LF, and the reason being कि when a solid converts into a liquid during fusion, पहला रीजन तो ये है कि वीकनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स टेक्स प्लेस. जो सारी बातें बताई वो सारी यहाँ लिख दी हैं. Whereas during vaporization, breaking of intermolecular forces will occur. During vaporization, extra energy is required so that work is done by the gas in order to overcome the atmospheric pressure. This work done is necessary so that gas molecules can escape into the surroundings.
This process does not take place when a solid turns into a liquid because liquid molecules do not escape into the surroundings. Let's say मेरे पास एक question है, solid nitrogen which has a melting point of 80 Kelvin is initially at 45 Kelvin. It absorbs heat from the surroundings at a constant rate and reaches 110 Kelvin as shown below. Given that the specific heat capacity for solid nitrogen is this value, calculate the specific heat capacity of fusion for nitrogen. मतलब के Q is equals to MLF, specific heat capacity of fusion. ठीक है यार, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास ग्राफ प्रोवाइडेड था, ठीक है, आपको LF चाहिए, ठीक है, आपने सिंपली क्या किया, आपने Q is equals to MLF लगाया. Now you need to understand कि this is a temperature against time graph. सही है, मेरे पास एनर्जी की वैल्यू नहीं है पर मेरे पास पावर इनटू टाइम तो है, एंड पावर इनटू टाइम से यू विल रियलाइज कि मेरा जो टाइम ऑफ मेल्टिंग है वो ये वैल्यू है, मतलब कि 1000 माइनस 300 दैट इज 700 seconds is what was required, right? मास भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है, LF आपको ढूंढना था, आपने इसको एक इक्वेशन बना ली, ठीक है. आपके पास CS की वैल्यू गिवन है, मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड नाइट्रोजन. अब एक बात याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर चेंज. सही है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा. व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर चेंज दिस फॉर्मूला इज यूज्ड. व्हेनेवर देयर इज अ स्टेट चेंज Q इक्वल्स टू ML इज यूज्ड. ठीक है, तो आपके पास अगेन पावर इनटू टाइम, इसको कन्वर्ट कर दिया, टाइम पीरियड देख लो यार 300 सेकंड्स है, मतलब 300 वैल्यू इंसर्ट कर दी. मास मुझे नहीं प्रोवाइडेड था, CS was 1600, चेंज इन टेम्परेचर देख लो यार, ये वैल्यू -45, 80 - 45 दैट इज 35. मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंपली डिवाइड ऑफ कर देता हूँ यार, इसलिए ताकि मैं अननेसेसरी टर्म्स को कैंसिल ऑफ कर सकूं. पावर कट गया, मास कट गया, और यहाँ से मैं LF की वैल्यू वर्क ऑफ कर सकता हूँ. CS is the specific heat capacity of solid nitrogen. ठीक है, Q is basically the energy. ठीक है, आपके पास यहाँ कहीं पे भी एनर्जी प्रोवाइडेड नहीं है. ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ से यहाँ तक मैं सॉलिड स्टेट में हूँ, यहाँ मेल्टिंग है तो आई स्टार्ट ऑफ हियर एज अ सॉलिड. ठीक है, एंड द मिनट आई रीच हियर आई बिकम अ लिक्विड, राइट. और ये जो बीच की जो चीजें हैं ये सॉलिड लिक्विड का फेज है. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, देखो कांस्टेंट है. वंस कन्वर्जन हैज अकर्ड आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा. कह रहा है सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड नाइट्रोजन निकाल लो, मतलब कि Cl. यू हैड CS फॉर द सॉलिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, आपके पास वैल्यू थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, पर आप सब कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड नाइट्रोजन निकाल लो. अगेन मैंने Q इक्वल्स टू MCL थीटा लगाया, एनर्जी प्रोवाइडेड नहीं थी, मैंने उसको कन्वर्ट किया पावर इनटू टाइम में. ठीक है, मास नहीं प्रोवाइडेड थी, CL था. टेम्परेचर चेंज देख लो यार, ग्राफ से तुम्हें दिख जाएगा 100 - 80, सॉरी 115 है, ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 115 है. एंड दिस इज, क्योंकि देखो उससे ऊपर थोड़ा क्रॉस कर रहा है, इफ यू लुक क्लोजली तो वहां से मेरे पास 35 नहीं, आई थिंक 30 ही था. हाँ, आई थिंक 30 ही था. ठीक है, तो मैंने सिंपली ये इक्वेशन डिराइव कर ली. अच्छा बाय द वे, लिक्विड स्टेट जो था वो 200 सेकेंड्स के लिए था, राइट. तो मैंने टाइम ऑफ इम्पैक्ट में 200 डाल दिया. ठीक है,
एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आप चाहो, एक इक्वेशन आप चाहो तो अगेन आपके पास एक नोन इक्वेशन यहाँ से आई भी थी जो आपने ये बनाई भी थी, वो एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये इक्वेशन डिवाइड कर लूंगा तो अननेसेसरी वैल्यूज कैंसिल ऑफ हो जाएंगे एंड देन आई कैन वर्क ऑफ माय सीएल वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल इज बेसिकली लेट्स से मेरे पास 0.1 kg ऑफ आइस थी -5 डिग्री सेल्सियस पर, और मैं उसको ऐड कर रहा था 0.6 kg ऑफ वाटर at 60 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे कह रहा है गिवन दैट द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। बिफोर मूविंग ऑन आपको एक बात रियलाइज करना है, पानी एक हाई वैल्यू पर है, उस पर जब मैं आइस डालता हूं तो पानी कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है, मतलब कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, राइट? सो हीट इज लॉस्ट बाय वाटर whereas heat is gained by the ice। जो ये लूज कर रहा है वो आइस गेन कर रहा है, जो वाटर इज the energy that water is losing is being gained by the ice। हमारी assumption ये है, हमारी assumption ये है कि यार there are no energy losses to the surroundings, right? Before we move on एक बात याद रखना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और करंटली आइस इज एट -5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आइस हीट गेन कर रहा है तो पहले वो -5 से 0 डिग्री तक जाएगा, राइट? इस टेम्परेचर चेंज के दौरान तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी कह दो, राइट? फिर 0 डिग्री पे वो बॉयल ऑफ कर रहा होगा पानी, 0 डिग्री पे तुम्हारा पानी बॉयल ऑफ करेगा। यहाँ पे तुमने Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा लगा दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ऑफ हो रहा है तो Q इज इक्वल टू ml हो जाएगा। उसके बाद वो एक, उसके बाद मेल्ट होने के बाद वो जब लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, तो अब वो टेम्परेचर चेंज करना शुरू कर देगा। लेट्स से एक स्पेसिफिक वैल्यू x जो कि एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वहां तक जा रहा है, तो टेम्परेचर चेंज है तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी लग जाएगा। ठीक है, तो आपसे सिंपली ये, अच्छा बाय द वे इन एग्जाम्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, you need to show the examiner that you know what you are doing, right? तो वाटर जो हीट लूज करे, बिकॉज वाटर ठंडे टेम्परेचर पे जा रहा है, राइट? तो 60 डिग्री था, दैट वाज द मैक्सिमम अचीवेबल टेम्परेचर, अब इससे नीचे ही जा रहा होगा, इसलिए मैंने वाटर का जो मास था 0.6 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट वाज प्रोवाइडेड, बाय द वे दैट वाज 4200 नॉट 1600, 4200 होना चाहिए था, 60 माइनस थीटा, ठीक है? आइस 3 डिफरेंट ट्रांजिशंस में जा रहा है, पहले -5 से 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा हुआ, जिसमें तुम्हारा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2100, 2100 इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ठीक है? अच्छा थीटा में देखो यार 0 डिग्री बड़ी वैल्यू है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर -5 हुआ, सो दिस बिकम्स +5, ठीक है? उसके बाद Q इज इक्वल टू ml हो गया यार, जहां तुम्हारा मेल्टिंग आ रहा था, उसके बाद Q इज इक्वल टू, अगेन देखो मेल्ट होने के बाद अब वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है, तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू है ये मैंने वाटर की डाली हुई है,
whatever this answer is, इन तीनों values को add करोगे और इससे equate कर दोगे, and hence you can work off your value for theta. एक बात याद रखना है, this working is based on the assumptions that no heat is absorbed by the container, no heat is lost into the surroundings. ये चीजें technically सही नहीं होती because there are losses, and that is why this is not a correct methodology. ठीक है यार, मूविंग फॉरवर्ड, मेरे पास एक आइस ब्लॉक था 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आइस ब्लॉक है, उसके ऊपर मैं 110 ग्राम्स ऑफ वाटर डाल रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ द आइस मेल्ट्स एंड फाइनल मास ऑफ वाटर इनसाइड द कैविटी बिकम्स 350 grams. Given that CW, मतलब कि specific heat capacity of water is this value, calculate the LF of ice. Again, water is at a higher temperature, ice is at a lower temperature. Water इस value से नीचे आएगा, right? Because वो ice के साथ जाके combine कर रहा है. So the heat is lost by the water, and that heat is gained by ice, which causes it to melt as well. Right? आपसे कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की बात नहीं की हुई, बोला है कि सम ऑफ द आइस मेल्ट्स ओनली, राइट? तो यहां पर मतलब कि Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू mlf हो गया, मेल्टिंग है ना, ठीक है। वेराज वाटर जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पर था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है, तभी वो आइस को मेल्ट ऑफ कर पा रहा था। और मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया यार, and I got my answer here. मासेस मैंने इसलिए सबट्रैक्ट किए बिकॉज आपको प्रोवाइडेड है कि आपकी जो आइस ब्लॉक था, ठीक है, वाटर जो था वो बेसिकली इतना था, वो इतना हो गया, तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली मेल्टेड ऑफ आइस है, जिसके बारे में मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ मेंशन ऑफ कर दिया यार। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज दैट लेट्स से मेरे पास एक मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर था, ठीक है, उसको मैंने वाटर में पोर इन किया हुआ है। वाटर इज एट 0.5 kg of water at 60 degrees Celsius, right? And the mercury in glass thermometer 30 grams, right? आपको specific heat capacity of water is provided, specific heat capacity of mercury is also provided. Initially the thermometer is at 20 degrees Celsius, whereas water is at 60 degrees Celsius. आपसे कह रहा है calculate the steady temperature recorded by the thermometer. Whenever, let's say, a person is feverish, right? What you do is you put a thermometer around them or against them, right? Thermometer उनकी heat absorb करता है and thereby वो आपको एक temperature value बता सकता है। ठीक है, तो आपसे सिंपली कह रहा है कैलकुलेट द स्टेडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर, तो मैंने कुछ इस तरीके से वर्किंग कर दी। यू नीड टू सिंपली अंडरस्टैंड दैट वाटर जो है एट अ हायर टेम्परेचर इट विल लूज द हीट, वेयर एज द